चलिए तो फॉर्मली स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन, है ना। जितनी बेसिक बेसिक समझाना था, ताकि मान लो अगर आपने जीवन में पहली बार सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं तब भी आपको दिक्कत ना हो। आइए एक छोटा सा डिफिनेशन भी लिखेंगे सर्कुलर मोशन का। देखिए मैथ में सर्कल को कैसे डिफाइन किया गया, मैथ में सर्कल को कैसे डिफाइन किया गया। सर्कल बोला गया एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री है या एक ऐसा कर्व है जिसकी लेंथ हमेशा अपनी सेंटर से फिक्स होता है। मान लो इस पॉइंट का लेंथ यहां से यहां तक ये भी रेडियस है, अगर इस पॉइंट का लाओगे तो ये भी वही है, ये मान लो 2 मीटर तो ये भी 2 मीटर। यानी कोई एक फिक्स पॉइंट से एक ऐसा पाथ बनाओ जिसका डिस्टेंस हमेशा फिक्स हो, तो वो पाथ क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। अगर मैंने ऐसा कोई पाथ बनाया और ये पाथ पे हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहां से फिक्स है, तो ये पाथ कहलाएगा सर्कुलर मोशन। बात समझ पा रहे हैं। सर्कुलर मोशन का ये मतलब नहीं है कि बॉडी कंप्लीट सर्कल में चले। फिर समझो मेरी बात, मान लो मैंने एक ऐसा बना दिया, क्या ये एक सर्कल है, क्या एक सर्कल है, नहीं है। पर मान लो बॉडी अगर इसमें चल रहा है, बॉडी अभी यहां है यहां है यहां है, और दुनिया में कोई एक ऐसा फिक्स पॉइंट है, दुनिया में कोई एक ऐसा फिक्स पॉइंट है जहां से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, हमेशा सेम रहता है, तो ये मोशन क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। समझ पा रहे हैं। और ये कहलाएगा पार्ट ऑफ सर्कल। इसको सर्कल बोल दो, सर्कल तो नहीं बोल सकते कंप्लीट सर्कल, तो इसको बोल देते हैं कर्वेचर। समझ पा रहे हैं। और ये सेंटर को बोल देंगे रेडियस ऑफ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस रेडियस को बोल देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। बस नाम में बदल गया, पर सारा फॉर्मूला सारा तरीका सॉल्व करने का वही रहेगा। तो एक बात और दिमाग बैठाएंगे, सर्कल का या सर्कुलर मोशन का कतई मतलब नहीं है कि बॉडी कंप्लीट सर्कल में चले। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। बस उसका इतना मतलब है कि बॉडी एक ऐसा पाथ पर चले जिसमें हर वक्त हर टाइम उसका एक फिक्स पोजीशन से डिस्टेंस सेम रहे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। चलिए इस बात को लिखेंगे, लिखिए लिखिए लिखिए। इफ ए पार्टिकल मूव इन ए प्लेन, ये एक प्लेन है, कभी भी एक लाइन पर तो सर बन नहीं सकता है कर्व। if particle move in a plane such that if particle move in a plane such that distance of particle such that distance of particle from the given point अच्छा वो गिवन पॉइंट हमारा रेफरेंस होगा या ऑब्जर्वर होगा, ये भी समझ लीजिए। फिजिक्स में मैं पहले ही समझाया हूं, हमेशा एक ऑब्जर्वर होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। आप जो सारी कैलकुलेशन करेंगे कौन कर रहा होता है, हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे होते हैं वो कर कौन रहा होता है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाए थे, कौन बना रहा था, आंसर ऑब्जर्वर। समझ पा रहे हैं। अगर ऑब्जर्वर सूडो फोर्स में जाता था, मतलब लिफ्ट में जाता था, तो एक्स्ट्रा फोर्स लगाता था। यानी ये जो रेफरेंस पॉइंट बोल रहे हैं या गिवन पॉइंट, वही ऑब्जर्वर होगा। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए ऑब्जर्वर फ्रॉम गिवन पॉइंट, वही पॉइंट ऑब्जर्वर है, वही चीजों को कैलकुलेट करेगा, डिसीजन मेकिंग उसी का रहेगा। फ्रॉम ए गिवन पॉइंट रिमेन कांस्टेंट, फ्रॉम अ गिवन पॉइंट रिमेन कांस्टेंट, then the particle is said to be in circular motion, तो पार्टिकल क्या होगा, सर्कुलर मोशन में होगा। देखिए इस पूरे डिफिनेशन में कहीं भी ऐसा नहीं है कि बॉडी को एक सर्कल में चलना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं। बस कंडीशन इतना है कि बॉडी को ऐसा चलना है जो किसी गिवन पॉइंट मतलब ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर से उसका डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, उसका डिस्टेंस हमेशा सेम रहे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। वो अब कैसा भी चले, पर ऑब्वियस सी बात है, मैथ बताता है ये तभी पॉसिबल है जब उसका पाथ एक सर्कुलर आर्क ले। क्लियर है ना। आइए आगे बढ़ेंगे, ये सब छोटी छोटी चीजें। अब देखिए मैंने एक सर्कुलर मोशन जैसा बनाया, ठीक है। मान लो ये सर्कल है।
अब मुझे मान लो ये पार्टिकल यहां पे है, ये पार्टिकल यहां पे है, तो मुझे बताओ, मुझे ना इसकी पोजीशन बताना है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से या ऑब्जर्वर से उस पॉइंट तक एक वेक्टर बनाओ। ये है हमारा और ऑब्जर्वर या ओरिजिन, और यहां से मैंने ये एक वेक्टर बनाया, यही हो गया इसकी पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर का सिंबल आर क्यों रखे थे अभी समझ में आएगा। यही क्या हो गया, एक रेडियस भी तो हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर गलती क्या होता है, कई बच्चे को लगता है कि ओके ये भी तो रेडियस हुआ, नहीं ये रेडियस नहीं है। रेडियस जब सर्कुलर मोशन में सोचेंगे वो एक पोजीशन वेक्टर है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? और पोजीशन वेक्टर में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रखता है, तो डायरेक्शन हमेशा सेंटर से सरकमफ्रेंस की ओर है। बातें समझ पा रहे हैं? ऑब्जेक्ट कभी भी देखिए, मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो इसकी पोजीशन कैसे दिखाओगे, पोजीशन वेक्टर कैसे दिखाते हैं, ओरिजिन से लेकर ऑब्जेक्ट तक का वेक्टर, ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर, या इसका रेडियस ये हो गया। बात समझ पा रहे हैं? बाद में जब सेंटीपिटल फोर्स वगैरह देखेंगे तो वहां पर माइनस आर आएगा, माइनस आर का मतलब है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये बातें आपको एकदम बहुत ध्यान से समझना है कि यहां पे पोजीशन वेक्टर का मतलब रेडियस है, पर इसकी डायरेक्शन भी फिक्स है, हमेशा सेंटर से सरकमफ्रेंस की ओर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ओके। दूसरी बात है, बॉडी है सर्कुलर मोशन में, पर इसके पास एक लीनियर वेलोसिटी भी रहेगा, एक लीनियर वेलोसिटी भी रहेगा। क्यों? बॉडी आगे भी तो जा रहा है। तो जैसे मान लो मुझे यहां पे इसका वेलोसिटी देखना है, कौन सा वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। तो कैसे देखेंगे, आंसर है यहां पे हम ड्रॉ करेंगे एक टेंजेंट, यहां का वेलोसिटी यही। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर मुझे यहां का वेलोसिटी पूछे, लीनियर वेलोसिटी, जब भी सिर्फ वर्ड यूज किया जाए वेलोसिटी मतलब लीनियर वेलोसिटी, और एंगुलर बोल रहा हूं तो वो पूरा नाम लेगा एंगुलर वेलोसिटी। मान लो मुझे यहां देना है, तो ये हो गया एक टेंजेंट भी, तो ये जो है ना ये है टेंजेंट, ये है टेंजेंट, ठीक है। अब देखो ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। अब मुझे बताइए, रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे पे क्या रहता है, परपेंडिकुलर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सर्कुलर मोशन में दूसरी काम की चीज ये आपके दिमाग में बैठाना है कि पोजीशन वेक्टर यानी रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी वेक्टर के। सिंपल सी बात है, बस हमने सर्कल का एक बेसिक कंसेप्ट यूज किया। अब इस कंसेप्ट से फायदा क्या है, अब डॉट प्रोडक्ट कभी भी निकालना पड़े आपको, तो दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट अगर दो परपेंडिकुलर हो तो क्या हो जाएगा, जीरो। समझ पा रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, cos 90, याद आ रहा है? यानी कि r डॉट v या कुछ भी ले लो v डॉट r, क्योंकि cos 90 तो आएगा ही दोनों में, ये हमेशा क्या आने वाला है, जीरो। ये क्या हमेशा आने वाला है, जीरो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब इसमें कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं, जैसे एक एक चीजों को अब ना मैं वर्ड में डिफाइन करते जाऊंगा, ठीक है। तो पहली चीज हम लोग वर्ड में डिफाइन करेंगे एंगुलर पोजीशन। पहले सिर्फ इतनी बातें नोट कर लीजिए, है ना, जो आपने डिफिनेशन लिखा उसी से रिलेटेड इतनी बातें था कि हमारा सर्कुलर मोशन में दो प्रॉपर्टी रहेगा। अच्छा, ये आर को लिख लीजिए, ये आर जो है हमारा क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आप चाहो पूरा लिखो तो लिख लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और यही पोजीशन वेक्टर यहां क्या हो जाएगा, रेडियस। इसीलिए अब मैं वर्ड में डायरेक्शन नहीं बता रहा हूं, पर एरो से क्लियर है, कभी भी अंदर की तरफ नहीं ले लेंगे, वो माइनस आर हो जाएगा, तो डायरेक्शन फिक्स है। क्लियर है ना? और ओ जो है हमारा, ये अभी आपने डिफिनेशन में बोला गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट का मतलब यहां पे कुछ नहीं है, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर। और यही हमारे पास यहां पर ओरिजिन भी है। क्लियर है? यही हमारा ऑब्जर्वर है, यही हमारा ओरिजिन है। ठीक है, हो गया ना? अब देखिए एंगुलर पोजीशन, जल्दी करें। अब एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझिए, एंगुलर पोजीशन हो या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों है क्या, एंगल, अभी समझे थे।
चाहे एंगुलर पोजीशन हो या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, है क्या एंगल। तो एक बार ना शॉर्ट में मैं एंगल को रिवाइज करा रहा हूं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बहुत अच्छे से काम किए हैं। फिर भी एकदम बेसिक बातें हम लोग आपकी नोट्स में कंटिन्यू रहे, तो मैं फिर से एक बार डिस्कस कर लेता हूं। क्लियर है ना? चलिए आइए, है ना, एकदम बेसिक बातें, एकदम बेसिक, जो आपको पहले से पता है कि एंगल का मतलब क्या हुआ। एंगल भी एक फिजिकल क्वांटिटी हम लोग जानते हैं, क्यों? क्योंकि इसे मेजर कर सकते हैं, है ना। ओके, अब हम लोग जानते हैं सप्लीमेंट्री में आता है, फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है, पर इसको हमने सप्लीमेंट्री में रखा है, तो इसको सप्लीमेंट्री में बोलते हैं। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे किए हैं? तो कोई भी दो पोजीशन वेक्टर, जैसे ये एक पोजीशन वेक्टर और ये एक पोजीशन वेक्टर है, तो ऑब्जेक्ट यहां पर इनिशियल पोजीशन था, बाद में यहां गया, तो यहां से यहां तक जब मूव किया तो अपने गिवन पॉइंट पर एंगल बनाता है, इसी को थीटा बोलते हैं। और इसका डिफिनेशन कैसे है? इसको अगर आर मानो, इसको अगर एस मानो, तो थीटा को कैसे डिफाइन किए हैं? आर्क बाय रेडियस, यानी एस बाय आर। क्लियर है ना? ये हमारे लिए आर्क हो गया, और इसको हम लोग यहां पर रेडियस बोल दिया करते हैं, तो थीटा हो जाता है आर्क बाय रेडियस। एकदम बेसिक है बातें, पर भूलना मना है ये सारी बातें। ये हो गया एस बाय आर। ठीक है, दूसरी बात हम लोग जाने हैं कि बोलते जरूर है एंगल को 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, पर एक्चुअल में एंगल का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ एंगल क्या होता है? रेडियन, है ना, ये भी हमें पता है, इसकी यूनिट होता है रेडियन। शॉर्ट में हम लोग आर ए डी बोल दिया करेंगे, शॉर्ट में हम लोग आर ए डी रेडियन बोल दिया करेंगे। अब दिक्कत क्या है, इस चैप्टर में बार बार आपको दिया रहेगा एंगल में, या सोचने में हमारा ऐसा प्रोसेस होता है, जैसे बॉडी यहां से यहां गया मान लो, तो आपके माइंड में तुरंत आएगा 90 डिग्री। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कभी भी आपके दिमाग में π/2 ऐसा नहीं आएगा। तो कहना है कि चूंकि बचपन से हमें डिग्री में आदत बनी होती है, तो हमें ये अब आदत डालना लेना है एटलीस्ट कि डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें। याद है आप में से किसी को कैसे बदलते हैं? कैसे बदलते हैं? एकदम बेसिक बातें याद रखना है। बचपन में जो पाई पढ़ा करते थे, पाई, एक्चुअल पाई जो है एसआई यूनिट में है, ये रेडियन है। एक्चुअल में पाई जो है ये क्या है? रेडियन। और हम लोग याद क्या करते थे? पाई का वैल्यू कितना? 180 डिग्री, यानी कि पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। यहां से आप निकाल सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं। मान लो अगर आपको रेडियन तो डिग्री में जाना है, तो इसको उधर भेजो, तो हो जाएगा 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किए। आप ऐसा भी जा सकते हैं, अगर मान लो कभी डिग्री है उसको रेडियन में, तो इसको इधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा? 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180। समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये 180 डिग्री नहीं, 180 यहाँ पे एक सिर्फ वैल्यू हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये है रेडियन से डिग्री में बदलना, ये है डिग्री से रेडियन बदलना। देखिए, जिसमें आपको बदलना है, आपको जो चाहिए, इसको याद कैसे रखेंगे? फिर से उल्टा होगा, तो याद रखेंगे कैसे? जो चाहिए, मानो मुझे डिग्री चाहिए तो ऊपर डिग्री वाला आएगा, डिग्री क्या होता है? 180। अगर मुझे रेडियन में चाहिए तो ऊपर रेडियन वाला आएगा, रेडियन क्या होता है? पाई। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से मान लीजिए मुझे कभी भी एक्स रेडियन को बदलना है डिग्री में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 का इतना, एक्स का कितना, एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम जो है एक्स को 180 बाय पाई कर देंगे, तो एक्स रेडियन इक्वल टू इतना डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये एकदम याद रखना है, हमें कभी भी भूलने जैसा नहीं होना चाहिए। सेम इसी तरीके से सपोज आपको कभी डिग्री को रेडियन बदलना है, जैसे आपके पास है एक्स डिग्री, आपको रेडियन चाहिए, तो उसी एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, तो इतना हो जाएगा क्या? रेडियन। क्या मेरी बात समझ पाए? ये सारी बातें
आपको मैं जब बेसिक मैथ सिखा रहा था बहुत धीरे धीरे अच्छे से किए थे, वहां बहुत सारा प्रैक्टिस भी किए थे। खैर अभी प्रैक्टिस तो नहीं करेंगे, पर ये चीजें हमें याद रखना है। चलिए जल्दी से इसे भी नोट कर लीजिए, इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए ये हो गया ना। अब आइए अपना ये एंगल समझना बहुत जरूरी था। क्यों समझना जरूरी था? दो दो चीजें एंगल ही है, तो अब दोनों का बस फॉर्मेलिटी के लिए डिफिनेशन लिख लेते हैं। लिख लीजिए एंगुलर पोजीशन। पहली चीज लिख लीजिए एंगुलर पोजीशन। पहली चीज हम लोग क्या लिख लेंगे? एंगुलर पोजीशन। चलिए एक एक चीजें हम लोग मेंशन करते जाएंगे। एंगुलर पोजीशन, ठीक है। लिखिए एंगुलर पोजीशन लिखिए। इट इज ए एंगल, it is a angle made by, it is a angle made by position vector, it is angle made by position vector of particle, it is a angle made by position vector of particle with reference line, with reference line। क्लियर है ना? किसको बोलते थे रेफरेंस लाइन? आपको लिखाया हुआ है लास्ट क्लास, बोलो जरा। एक्स एक्सिस को, याद आया? एक्स एक्सिस को हम लोग बोलेंगे रेफरेंस लाइन, ठीक है। ठीक है, आइए लास्ट क्लास याद है ना? रेफरेंस लाइन का मतलब क्या था? एक्स एक्सिस। तो अभी मैं वाई एक्सिस दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि उसका मुझे जरूरत नहीं है, पर दोनों एक्सिस बनेगा। ये ओरिजिन है, यही हमारा ओरिजिन है, तो दोनों एक्सिस बनेगा एक्स और वाई, पर मैं सिर्फ दिखाऊंगा एक्स एक्सिस। तो ये रहा अपना एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ यानी रेफरेंस लाइन के साथ जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे एंगुलर पोजीशन। जैसे मान लो पार्टिकल यहां पर है, ठीक है, तो कौन एंगल बनाएगा? इसकी पोजीशन वेक्टर। पहले इसकी पोजीशन वेक्टर बना। पोजीशन वेक्टर अभी सीखे हैं, ओरिजिन से यहां मिलाइए। ये जो आर है यही है इसका पोजीशन वेक्टर। तो अभी एक्स एक्सिस पर ही आ गया, तो इसका एंगुलर पोजीशन क्या हो गया? जीरो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? एंगल कितना है? जीरो। मान लो ये पार्टिकल यहां होता, ये पार्टिकल यहां होता, तो यहां से इसको मिलाते, ये इसका होता पोजीशन वेक्टर और ये था एक्स एक्सिस। तो यहां से यहां जो एंगल बनता, यही एंगल क्या होता है? इसकी पोजीशन वेक्टर। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो अगर मुझे ये पार्टी यहां का बताना है एंगुलर पोजीशन, तो मैं क्या बोलूंगा? जीरो पोजीशन पर है, ठीक। अगर मुझे यहां का बताना है एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, तो मैं क्या बोलूंगा? इसकी एंगुलर पोजीशन कितना है? ये एंगल जो भी हो 10 डिग्री होता है, बोलता 10 डिग्री, और उसको रेडियन में बदलता। अभी मेरे पास थीटा है तो मैं थीटा बोल दिया। क्या मेरी बात क्लियर है ना? तो एंगुलर पोजीशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में तुम क्लियर रखिए। अभी अगली बातें आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बस इसे नोट कर लीजिए। एंगुलर पोजीशन का मतलब ये भी एंगल ही है, पर ये कौन सा एंगल है? जो कि पोजीशन वेक्टर, आर क्या हमारा? पोजीशन वेक्टर, जो कि पोजीशन वेक्टर बनाता है, पोजीशन वेक्टर बनाता है किसके साथ? रेफरेंस लाइन के साथ। ये क्या है? ये है रेफरेंस लाइन। और रेफरेंस लाइन को मैंने फिक्स करके रखा है कि भाई अभी से एक्स एक्सिस को मैं रेफरेंस लाइन माना करूंगा। हो गया ना? ठीक है। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट और बहुत ध्यान रखिए, उसमें बहुत कंफ्यूजन होगा। इसे भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की तरह किए थे, मैं इसी को यहां पे बना रहा हूं, बहुत ध्यान समझना। ये अपना एक्स एक्सिस है, मैंने माना कि ऑब्जेक्ट यहां पे है, ठीक है। अच्छा ये सारी बातें ना बहुत ध्यान से समझेंगे तो एसएचएम डायग्राम भी काम आएगा। इनिशियल फेज, यही एंगल बाद में फेज कहलाएगा। समझ पा रहे हैं? यही एंगल का नाम एसएचएम में फेज हो जाएगा, वेव ऑप्टिक्स में फेज हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से समझिए। अगर देखो मान लो ऑब्जेक्ट इनिशियली यहां पे है, तो हमने क्या रूल बनाया था कि रेफरेंस लाइन से इसकी जो पोजीशन एंगल बनाएगा, तो मान लो ये है इसकी पोजीशन वेक्टर। अब कोई बोल रहा है कि भाई ये भी तो रेफरेंस लाइन है, अगर पॉजिटिव ही सिर्फ रेफरेंस लाइन लेते हैं तब भी ये भी तो एक एंगल बन रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस एंगल को उसकी पोजीशन क्यों नहीं बोल सकते? आंसर नहीं बोल सकते। रूल क्या है
कि जब भी एंगुलर पोजीशन मेजर करेंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये मैंने साफ साफ लिखवाया ट्रिग्नोमेट्री में, फिर से लिखिए यहीं पे नोट करके लिख लीजिए। एंगल के लिए वर्ड यूज कर रहा हूं एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन का मतलब यहां पर एंगल ही है, तो लिख लीजिए एंगुलर पोजीशन इज ऑलवेज मेड या ऑलवेज मेजर, ऐसा लिख लीजिए, इज ऑलवेज मेजर from positive x-axis in anti-clockwise direction, क्लियर है ना मेरी बातें? ओके, आ जाइए दूसरा हेडिंग बनाइए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरा हेडिंग बनाइए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके, सिंपल डिस्प्लेसमेंट का कोई आपसे डिफिनेशन पूछे, आप क्या देंगे? लीनियर डिस्प्लेसमेंट में चेंज इन पोजीशन, यहां पे भी क्या बोलेंगे? चेंज इन एंगुलर पोजीशन। लिख लीजिए, एक लाइन सिर्फ लिख लीजिए, इट इज ए चेंज इन एंगुलर पोजीशन, इट इज ए चेंज इन एंगुलर पोजीशन, ठीक है। इट इज ए चेंज इन एंगुलर पोजीशन, इट इज ए चेंज इन एंगुलर पोजीशन। बहुत ध्यान से समझेंगे, यहां पे बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, अब ये भी एंगल है, एंगुलर पोजीशन भी एंगल था, अब कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं हो। मान लो मुझे पता है कि जो मेजर करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना है, तो अब मैं निगेटिव एक्स एक्सिस भी बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। बातें समझ पा रहे हैं? सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाया। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां पे था, पहले यहां पे था, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, और बाद में ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया, ये इसका फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर का मतलब शुरुआत का पोजीशन वेक्टर निकालो, यहां से यहां तक बनाओ, तो इसका जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है आर इनिशियल या थीटा इनिशियल बोल दो, थीटा इनिशियल, ये क्या हो गया? 0 हो गया। अच्छा, इसका जब बनाओगे मेजर तो इसको यहीं से करना है, यहां से ये जब मेजर करेंगे, मान लो ये कोई थीटा एंगल है, तो जो थीटा फाइनल है इसकी वैल्यू आपने थीटा लिया है, तो चेंज जब निकालेंगे, चेंज इन पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, तो चेंज का फॉर्मूला पूरे फिजिक्स में फिक्स है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन में तो थीटा, तो थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, यानी कि थीटा माइनस 0, इसको हम लोग थीटा ही बोलेंगे, और ये जो चेंज इन एंगुलर पोजीशन है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यही हो जाएगा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो क्या होता है, वो भी थीटा ये भी थीटा, कंफ्यूज हो जाता है आदमी, आपको लगे दोनों एक कैसे हुआ? ये अगर फाइनल पोजीशन का, चूंकि इसका शुरुआत 0 से हुआ है, इसीलिए फाइनल पोजीशन पे उसका पोजीशन भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर मान लो इनिशियल फेज कुछ होता है, इनिशियल फेज मतलब शुरुआत कहीं और से होता है, मान लो शुरुआत कहीं और से होता है, ये ओरिजिन है, ये इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अब शुरुआत में मान लो बॉडी यहां कहीं है, इनिशियल, और मान लो बॉडी यहां कहीं आ गया, फाइनल पोजीशन। अब कोई बोले आपको कि मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताइए,
तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो जाएगा। बताओ क्या ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा? मानो ये थीटा का ग्राफ। क्यों ऐसा बोला? अगर मानो इनिशियल पोजीशन 0 है तो बॉडी का जो फाइनल पोजीशन है वही उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। मालूम मैं इसको 0 बोलता हूं यहां से, और यही मेरा ओरिजिन भी है। मैं यहां से स्ट्रेट लाइन में चला 10 मीटर दूर, तो मेरा फाइनल पोजीशन भी बोलोगे 10 मीटर, और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी क्या बोलोगे 10 मीटर, और मेरा डिस्टेंस भी क्या बोलोगे 10 ही मीटर। तो इसीलिए कई बार चीजें सेम है पर हमेशा सेम नहीं होता। अगर हमेशा सेम होता तो तीन चीजें अलग बनाया नहीं जाता, डिस्टेंस अलग, डिस्प्लेसमेंट अलग और पोजीशन अलग। पर आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है, ठीक है? ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट एक लिखिए जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, जरा लिखिए। देखिए, इफ पार्टिकल डज नॉट चेंजेस, if particle does not changes its direction, अच्छा, अब यहां पे डायरेक्शन का मतलब क्या है? यहां पे डायरेक्शन का मतलब होता है सेंस ऑफ रोटेशन, मतलब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अभी ये बॉडी कौन सी डायरेक्शन में है? आंसर है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है ना? तो डायरेक्शन के ब्रैकेट में लिख लीजिए सेंस ऑफ रोटेशन। सेंस ऑफ रोटेशन मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इफ पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स सेंस ऑफ रोटेशन then angular displacement increases continuously। अब इसका क्या मतलब है 1 मिनट में मैं समझाऊंगा। अब बहुत ध्यान समझिए, उससे पहले एक छोटा मोटा प्रैक्टिस करते हैं। आइए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंजेस कंटिन्यूअसली, ठीक है ना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंजेस कंटिन्यूअसली, ये क्या है? ठीक है, जो भी हो आ जाइए। देखिए जरा, ये मान लीजिए अपना सर्कुलर मोशन होने वाला है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। मैं यहीं से शुरुआत भी कर रहा हूं, हमारा पार्टिकल यहीं पर है, यही हमारा इनिशियल पोजीशन। अब पार्टिकल गया घूमकर फिर से यहीं पे आ गया, मतलब एक कंप्लीट सर्कल किया, है ना? तो फाइनल पोजीशन भी यही होगी, यानी यही इसका इनिशियल पोजीशन भी है, यही इसका फाइनल पोजीशन भी है, एक कंप्लीट सर्कल किया है। तो अगर मैं पूछूं आफ्टर वन कंप्लीट सर्कल बोलिए, रिवॉल्यूशन बोलिए, बात एक ही। अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन या सर्कल के बाद मैं सिंपल आपसे पूछूं इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा? 0 होगा, है ना? इसका आंसर होगा 0। पर यहीं पे मैं पूछूं इसका कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो क्या बताओगे? आंसर है 360 या 2 पाई। डिग्री में नहीं बताएंगे हम, रेडियन में बताएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पाई। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब कई बच्चे क्या होता है ना, बहुत पढ़ने के बाद थोड़ी बात उनके मन में एक कंफ्यूजन आने लगता है कि एक चक्कर हुआ तो 2 पाई कैसे आ गया, 0 डिग्री होना चाहिए ना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? 0 पे था, ऐसा घूमा घूमा 2 पाई हो गया। क्लियर है मेरी बात? जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अगर मैं बोलूं 2 रिवॉल्यूशन हुआ, आफ्टर 2 रिवॉल्यूशन, ठीक है? अब कोई आपसे इसमें पूछ दे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सिंपल डिस्प्लेसमेंट, तो आपका आंसर क्या होगा? अगेन 0। एस का वैल्यू अगेन क्या है? पर अगर कोई बोले कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बता दो, तो आपका आंसर क्या होगा? 4 पाई। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यही मैं अभी लिखाया आपको कि अगर वो डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, एक ही तरीके से घूम रहा है, हाँ ऐसा बोलता कि 2 रिवॉल्यूशन में एक रिवॉल्यूशन किया क्लॉकवाइज और एक रिवॉल्यूशन किया एंटी क्लॉक, तब क्या हो जाएगा? 0। वो तीसरा केस भी कर लो।
अगर मान लो 1 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है एंड 1 रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब कोई बोले नहीं ये कंप्लीट मोशन का सिर्फ मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ, तब आपका आंसर क्या होगा 0। और बोले इस कंप्लीट मोशन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ, तब भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तब क्या होगा 2 पाई इधर से चला 2 पाई इधर से चला, आंसर 0। एक को लोगे +2 पाई तो एक को लोगे -2 पाई। क्या ये मेरी बात समझ पाए और ये भी बात समझ पाए? जैसे ये एकदम लीनियर मोशन में समझ जाओ। जैसे मान लो कोई पार्टिकल यहां से यहां तक चला 2 मीटर और डायरेक्शन नहीं बदलता, उसी डायरेक्शन में फिर से आगे चलता 2 मीटर, बिना डायरेक्शन चेंज किए वो आगे बढ़ता, तो फाइनल हम क्या बोलते हैं 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। पर अगर कोई पार्टिकल मान लो शुरू में 2 मीटर चला यहां से यहां तक और फिर अपनी डायरेक्शन अपोजिट कर लेता, फिर से चलता 2 मीटर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं 0। वही वाली बातें इसमें और इसमें अंतर समझ पा रहे हैं ना? हाँ चलिए इसे नोट कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए। तो कई बार क्वेश्चन आएगा, बोलेगा 3.5 रिवॉल्यूशन हुआ। 3.5 रिवॉल्यूशन हुआ का मतलब क्या है, 3 रोटेशन किया यानी 6 पाई, और हाफ मतलब पाई यानी 7 पाई चला। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई बोलेगा 1.5 रिवॉल्यूशन हुआ, इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। या आपको क्या आ गया, मान लो आपको ना एक वैल्यू आ गया 10 पाई, ध्यान समझिए, आपको एक वैल्यू आ गया, कहीं से क्वेश्चन सॉल्व किए, आपका आंसर आ गया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 10 पाई है, पर ऑप्शन दिया हुआ है कि कितना रिवॉल्यूशन किया, तो आपका आंसर क्या होगा 5 पाई, सॉरी 5 रिवॉल्यूशन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपको सोचना पड़ेगा, अच्छा एक चक्कर लगाता तो 2 पाई, 2 चक्कर लगाता 4 पाई, इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। कई क्वेश्चन में ये सारी चीजें रहेगा, ठीक है। आइए अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में नेक्स्ट चीजें क्या समझना है। मैं अगर आपसे पूछता जो सिंपल डिस्प्लेसमेंट है यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इज इट ए स्केलर और वेक्टर, तो आंसर होगा अरे डिस्प्लेसमेंट स्केलर है। हे भगवान, अरे भाई वेक्टर है ना जी, डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कहां ये सब कुछ सही है, न्यूरॉन की उसकी जगह कुछ अलग चीजें आ गया, भूसा बोलते हैं हमारे गांव में उसको बोलते हैं भूसा भर जाना दिमाग में। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट जो था लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेक्टर था या स्केलर था? वेक्टर था ना, इसमें क्या डाउट है, डाउट है क्या? और स्केलर क्या था, डिस्टेंस। स्केलर क्या था, डिस्टेंस। यहां डिस्टेंस वाला बात ही नहीं है, एंगुलर मोशन में कोई डिस्टेंस वाली बात नहीं है, इसी को हम लोग डिस्टेंस मानेंगे। हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देख के मानेंगे, डायरेक्शन छोड़ देंगे। हाँ इस केस में मान सकते हो, इस केस में अगर एंगुलर डिस्टेंस बोलता तब 4 पाई लेते, इस केस में एंगुलर डिस्टेंस बोलता तो क्या लेते 4 पाई, फिर हम प्लस माइनस नहीं लेते, इधर से घूमे या उधर से घूमे, हर घूमने पे 2 पाई। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर जनरली वो सब यूज नहीं होता है, यूज होता है डिस्प्लेसमेंट ही। तो नेक्स्ट सवाल है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे, आंसर वेक्टर, वेक्टर लिए तभी तो इसको 0 किए, क्लियर है ना। पर यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, स्मॉलर एंगल को ही हम लोग वेक्टर मानते हैं, अगर बहुत बड़ा हो तो हम उसको वेक्टर नहीं मानेंगे। तो जरा नेक्स्ट पॉइंट एक हेडिंग बनाइए, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आइए देखिए, पहली पॉइंट ये लिख लीजिए, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, angular displacement, a smaller angular displacement is a vector quantity, ठीक है, and
its direction is given by right hand rule. Its direction is given by right hand rule. क्या मतलब है, बहुत ध्यान समझिए, तुम बेसिक बातें हैं। देखो हुआ क्या, मान लो ये पार्टिकल यहां से यहां गया, ठीक है, ये पार्टिकल यहां से यहां गया ऐसा, यानी कि आप बोल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज गया। अब एक कोई और पार्टिकल जाए, एक और पार्टिकल जाए यहां से यहां, सॉरी अपोजिट में मान लो, ये ठीक है, मान लो यहां से यहां गया इस डायरेक्शन में, ये गया क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोलकर हम इसकी डायरेक्शन यूज कर सकते हैं, उसको डायरेक्शन नहीं सेंस बोला जाता है। जो हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसको फिजिक्स में डायरेक्शन वर्ड नहीं यूज करते, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं सेंस। आपको ऑप्शन में भी अगर उसको पूछना होगा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो वो डायरेक्शन वर्ड नहीं यूज करेगा, वो बोलेगा सेंस उसका कैसा है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। इसकी डायरेक्शन के लिए स्पेसिफिक हम लोग रूल बनाए, राइट हैंड रूल। कैसा है राइट हैंड रूल, कि उसकी सेंस जैसा है वैसा आप अपनी राइट हैंड लीजिए और फिंगर को ऐसा मोड़िए। इसको वेक्टर में मैं सिखाया था क्रॉस प्रोडक्ट में, और थंब जो है वो डायरेक्शन देगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे देखो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो हम अपनी फिंगर को ऊपर की तरफ मोड़ेंगे, ऐसा जा रहा है तो ऐसा मोड़े। थंब किधर है, बाहर की ओर। आप चाहकर भी इधर नहीं मोड़ सकते हो, तोड़ना पड़ेगा पर मुड़ेगा नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये देखो ऊपर से नीचे जा रहा है, तो इसको ऐसा ही मोड़ सकते हैं, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड। इसको ऐसा नहीं मोड़ सकते। अच्छा, कई बच्चे इसी को मोड़ देते हैं, इसको नहीं मोड़ना, इसको हाथ नहीं, इसको फिंगर नहीं बोलते, फिंगर इसको बोलते हैं। क्लियर ना? तो अगर इसको ऐसा मोड़ते हैं तो थंब किधर जाएगा, अंदर की ओर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसी को बोलते हैं राइट हैंड कर्व रूल या स्क्रू रूल, बहुत सारा नाम है। अब बेसिक चीजें समझ जाइए, ये हर जगह क्रॉस प्रोडक्ट में यूज होगा, टॉर्क में यूज होगा, बहुत जगह फिजिक्स में यूज होगा। क्लियर है ना? तो क्या है राइट हैंड रूल, समझ पा रहे हैं ना? हम अपने राइट हैंड के पाम को पहले ऐसा रखेंगे कि जिस सेंस में, सेंस मतलब है क्लॉक एंटी क्लॉक, सेंस वर्ड का मतलब समझ जाओ, क्लॉक एंटी क्लॉक, जिस सेंस में पार्टिकल मूव कर रहा है उस सेंस में फिंगर को घुमाएंगे, उस सेंस में फिंगर घुमाएंगे, तो थंब जो है वो डायरेक्शन देगा। क्लियर है ना? तो देखो पार्टिकल ऐसा घूम रहा है, पर इसका आपसे बोले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर है, तो आपकी तरफ। ये लगेगा अजीब सी बात है, पार्टिकल इधर यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो डिस्प्लेसमेंट इधर क्यों हुआ, ये अभी क्लियर होगा। इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है, अभी एंगुलर वेलोसिटी पाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा उधर क्या है। अच्छा, जब भी कोई वेक्टर हमेशा एक्सिस पर है, ये हमेशा एक्सिस पर रहेगा, समझ पा रहे हैं? ये ऐसा घुमा बाहर की ओर, ऐसा घुमा अंदर की ओर, हमेशा नहीं लगा इसकी एक्सिस पर ही है, तो उस वेक्टर का नाम क्या होता है, एक्सियल वेक्टर। याद करो वेक्टर का टाइप्स में सिखाया था, ये सब कैसा है, एक्सियल वेक्टर। क्लियर है ना? तो नीचे लिख लीजिए राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, लिख लीजिए, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोमा लगाइए, कर्ल फिंगर ऑफ राइट हैंड, कर्ल फिंगर, कर्ल मतलब मोड़ा हुआ फिंगर, कर्ल फिंगर ऑफ राइट हैंड along the sense of rotation, along the sense of rotation। सेंस ऑफ रोटेशन का मतलब दिक्कत हो रहा है तो ब्रैकेट लिख लीजिए, क्लॉक और एंटी क्लॉक, कौन सा सेंस में है, क्लॉक घूम रहा है एंटी क्लॉक घूम रहा है, along the sense of rotation, then direction of thumb, then direction of thumb will give, direction of thumb will give direction of angular displacement, direction of angular displacement, ठीक, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए एक्सियल वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए एक्सियल वेक्टर। ये कैसा है, एक्सियल वेक्टर है, क्योंकि हमेशा एक्सिस की ओर होगा।
अब देखिए इस प्लेन में मुझे ये दिखाना है कि एक्स डायरेक्शन में कौन है, मतलब एक्स बोल रहे हैं कि बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। तो उसके लिए क्या क्या तरीका है बहुत ध्यान से समझिए। एक तो सिंपल वेक्टर का तरीका है, वेक्टर में एक्स वाई जेड बना, तो हमें पता है ये रेफरेंस लाइन फिक्स है, तो ये हमारा है, कुछ नहीं है ये हमारा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जिसको हम लोग वेक्टर में क्या बोल सकते हैं, आई कैप, ये फिक्स है। ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, जिसको वेक्टर में बोलेंगे जे कैप। और तीसरा जो है, तीसरा ये है जिसको हम जेड कैप यानी के कैप बोलेंगे, जेड एक्सिस। पर क्या है, ये ना बनाते नहीं के लिए टेढ़ा बनाना पड़ता है ऐसा तीसरा। तो कई महान आत्मा ऐसे होते हैं, उनको लगता है ये ऐसा डायरेक्शन में है, क्या ऐसा डायरेक्शन में जेड होता है, नहीं। इस टेढ़ा मेढ़ा का मतलब क्या है, आपकी तरफ सीधा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी तरफ है ना। अब इसी चीज को अवॉइड करने के लिए एक दूसरा तरीका भी निकाला गया है। बाकी पहले आई जे के में हम लोग लिखते हैं, बताओ जी, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लो थीटा मैंने नाम दिया, ये भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा जो भी है। तो बताइए ये थीटा का डायरेक्शन अगर कोई आपसे पूछे तो कौन सा डायरेक्शन है, या मैंने उल्टा लिख दिया ना, ऊपर से नीचे की ओर। हाँ जी, तो यहां कौन सी डायरेक्शन बताएंगे, कर्ल फिंगर ऐसा मुड़ा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ क्या है के, हम बोलेंगे ये कौन सी डायरेक्शन में, प्लस के कैप, ठीक है। अगर यहां पूछे तो हम क्या बोलेंगे, माइनस के कैप, इसको क्या बोलेंगे, माइनस के कैप। अब इसी चीज को अवॉइड करने के लिए एक और तरीका है, अगर आई जे के आप सिंबल में सिर्फ दिखाना चाहते हैं तो सिंबल कैसे बनाते हैं, डॉट और क्रॉस का यूज करते हैं, डॉट और क्रॉस का। याद रखिए ये बाद में ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म में बहुत काम आएगा। ये एक एरो है, ये एक एरो है, समझ पा रहे हैं। तो अगर कोई एरो बोर्ड से बाहर आ रहा होता, ये मानो आपका एरो है, इस एरो का आगे ये निप और पीछे क्रॉस जैसा है जिसको फंसाने के लिए यूज होता है। तो ये एरो अगर आपके बोर्ड से बाहर आ रहा होता के में, आपको सिर्फ क्या दिखता है उसके सामने, एक पॉइंट जैसा। मेरी बात समझ पा रहे हैं। इसीलिए कोई चीज जब बाहर आ रहा होता है, बाहर आ रहा होता है, तो उसके लिए हम सिर्फ डॉट का यूज करेंगे, ऐसा डॉट। इस डॉट का मतलब हुआ आउटवर्ड, बाहर की तरफ। और यही एरो अगर अंदर जा रहा होता तो आपको आगे का पोर्शन नहीं दिखाई पड़ता, पीछे वाला क्रॉस दिखाई पड़ता है, समझ पा रहे हैं। तो इसी के लिए हम लोग यूज करेंगे क्रॉस का। इसका मतलब होगा इनवर्ड, इसका क्या मतलब होगा, इनवर्ड। तो अगर क्रॉस और डॉट में मुझे दिखाना हो तो बताओ यहां पर थीटा का डायरेक्शन क्या दिखाऊंगा, डॉट। थीटा का डायरेक्शन क्या दिखाऊंगा, डॉट, बाहर की तरफ आना। इसी को हम लोग सिंपल दिखा सकते हैं डॉट। अब सर्कल बना के डॉट बनाओ, बिना सर्कल बना के बनाओ, वो तो अलग बात, आपको एग्जाम तो देना नहीं, आपको सिर्फ समझना है। इसी तरीके से मान लो यहां पर मुझे क्रॉस और डॉट में समझाना होता तो क्या समझाता मैं, क्रॉस अंदर जा रहा है, अब सिंपल सिर्फ क्रॉस रख दीजिए या डॉट ऐसा सर्कल बना दीजिए। ये सारी चीजें 12 में का पोर्शन जब चालू करेंगे तो हम मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा ऐसा ही दिखाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रहेगा और दोनों को मानो मुझे ऐसा दिखाना है, ऐसा दिखाना है, तो ये बार बार यूज होगा फिजिक्स में, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको एंगुलर पोजीशन क्लियर हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया, उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे यूनिट क्लियर हो गया, रेडियन में कैसे बदलेंगे, उसकी डायरेक्शन कैसे देखेंगे, ये सारी बातें क्लियर है। अब नेक्स्ट टर्म अपना क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। बस एक बार बेसिक पे काम कर लीजिए, फिर कुछ भी मुश्किल जैसा नहीं दिखेगा। सो नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, एंगुलर वेलोसिटी। और सिंबल, आप सब बुद्धिमान है, क्या होता है जी,
ओमेगा। देखिए कितना बुद्धिमान है, आप कभी चाह कर भी नहीं भूल पाते। तो सिंपल वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया गया था, याद करो। और कोई बोले कि मुझे वर्ड में टेक्निकल डिफिनेशन बताओ वेलोसिटी का, तो आप क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे? चेंज इन पोजीशन तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, मतलब एंगुलर बोल रहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, और उसको टाइम से डिवाइड करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो यहां पर क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। समझ पा रहे हैं? तो ओमेगा सिंबल डिफिनेशन लिख लीजिए, इट इज ए रेट ऑफ चेंज, इट इज ए रेट ऑफ चेंज, it is a rate of change of angular position, rate of change of angular position। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन का मतलब चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, इसका मतलब यही हुआ चेंज इन पोजीशन। पोजीशन मतलब हमेशा एंगुलर वर्ड, इस चैप्टर में था ही, चेंज इन एंगुलर पोजीशन बाय टाइम। अच्छा जी, एंगुलर पोजीशन बाय टाइम में हम लोग, चेंज इन एंगुलर पोजीशन बाय टाइम में हम लोग ओमेगा को ऐसा लिख सकते हैं, एंगुलर पोजीशन का चेंज मतलब फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस, देखो पोजीशन भी तो थीटा ही होता है, फिर से कंफ्यूज मत होना, बाय टाइम टी। तो ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। अगर इसकी यूनिट की बात किया जाए, इसकी यूनिट का, तो यूनिट क्या हो जाएगा जी? रेडियन पर सेकेंड, मीटर क्यों, रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है ना? अब पुराने तरीके में हम लोग क्या लिखे थे कि वेलोसिटी का दो टाइप का कैलकुलेशन होगा। कौन सा दो टाइप? एक होगा एवरेज वेलोसिटी, एक होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कुछ याद आया? सेम इसी तरीके से इस ओमेगा को भी दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एक को बोलेंगे एवरेज और एक को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। तो ये जो ओमेगा है यानी कि एंगुलर वेलोसिटी है, इसको भी दो तरीके से करेंगे, एक को बोलेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और एक को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। मैंने ओमेगा बताया। अब दोनों में अंतर क्या होगा? देखो सिंबल सब एक ही होता है, हालांकि मैं अभी एवरेज लिख दे रहा हूं, पर कोई अंतर नहीं है। एग्जाम में कोई एवरेज इंस्टेंटेनियस बोल के नहीं आएगा, ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। बातें समझ पा रहे हैं? तो बताइए कैसे पहचानते हैं? एवरेज वेलोसिटी कैसे पहचानते थे? अगर कोई वेलोसिटी किसी ड्यूरेशन में निकालना हो। और इंस्टेंटेनियस कैसे पहचानते थे? अगर कोई वेलोसिटी किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे हो। तो वही बात यहां भी, ये जो होगा ये होगा ओमेगा इन एक टाइम ड्यूरेशन, ओमेगा इन टाइम ड्यूरेशन। कोई टाइम ड्यूरेशन का ओमेगा जब हम कैलकुलेट करेंगे, तरीका यही होगा। एक टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में 0 सेकेंड में कहां बॉडी था और 2 सेकेंड में कहां बॉडी था, दोनों का डिफरेंस, ये एंगल आ जाएगा। तो ओमेगा टाइम ड्यूरेशन का होगा। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो ओमेगा एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ याद है? क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। सेम डिफिनेशन है, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ यहां पर क्या आ गया? एंगुलर आ गया, क्योंकि आप एंगुलर निकाल रहे हैं। कुछ इसी तरीके से मुझे जरा बताओ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या था? वेलोसिटी एट
पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो यहां पर भी हम लोग क्या बोल देंगे इसको, इट इज ए ओमेगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्या मेरी बातें क्लियर है? अच्छा जी, इसका अगर आपको डिफिनेशन बनाना हो, इसका अगर डिफिनेशन बनाना हो, बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो लीनियर निकालते थे उसका क्या फॉर्मूला था? लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? ds बाय dt, या x में बोलते थे dx बाय dt। जहां पर dt होता था एक छोटा सा टाइम इंटरवल, इतना छोटा कि लगभग जीरो, उसको इंस्टेंट बोल सकते थे, और dx होता था उस इंस्टेंट का डिस्प्लेसमेंट। सेम इसी तरीके से ओमेगा इंस्टेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डी थीटा बाय dt, छोटा सा टाइम इंस्टेंट और उस टाइम इंस्टेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ना? यूनिट दोनों का रेडियन पर सेकेंड है, तो रेडियन पर सेकेंड। तो ये था आपका एंगुलर वेलोसिटी। आइए, तो ये तो हम लोग फॉर्मूला सीख गए, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसमें प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। मुझे बताइए वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी स्केलर या वेक्टर? वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी क्या था? वेक्टर, और उसका स्केलर वाला फॉर्म क्या था? स्पीड। सेम इसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी क्या माना जाएगा? वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। एंगुलर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। पूरा नाम अभी लिख लो, दोबारा लिखने का जरूरत नहीं। इज ए एक्सियल वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी इज ए एक्सियल वेक्टर। ये क्या है? एक्सियल वेक्टर है। ये क्या है? एक्सियल वेक्टर है। अब समझ पा रहे हैं ना? इसकी भी डायरेक्शन कैसे निकालोगे? सेम जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का लिखे थे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, या सिमिलर टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी लिख सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल, यही वहां पे भी था। अब मैं फिर से राइट हैंड थंब रूल लिखाऊंगा नहीं, वहां पे मैं सिखा चुका हूं कैसे फिंगर घुमाना है, कैसे थंब आना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब वो सिंपल सा मेरी बात समझो, मैं आपको क्या बोल रहा हूं वो ध्यान समझिए। अभी एंगुलर भूल जाइए, मैं लीनियर की बात कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं एक बॉडी है जो लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और मैं पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा? क्या डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा? क्या इस डायरेक्शन में होगा? अरे बॉडी इधर चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर ही ना होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो अगर जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट तो उसी डायरेक्शन में होना ही है, इसमें तो कोई नया चीज नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है, क्या एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होना चाहिए, अलग होना चाहिए? लो सोने वाले इंसान, जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होना चाहिए, अलग होना चाहिए? वही होना चाहिए ना। लीनियर वेलोसिटी में जिस डायरेक्शन बॉडी इधर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर ही होगा, कहीं और होगा? इधर ही ना होगा भाई हमेशा। तो जिधर वेलोसिटी उधर ही हमेशा डिस्प्लेसमेंट। ये पॉइंट क्लियर है ना? इसीलिए उसमें भी क्या था? राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पे भी क्या था? राइट हैंड थंब रूल। चाहो तो ये मेंशन भी कर लीजिए, जिधर थीटा उधर ओमेगा, जिधर भी उधर एस। ये तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात नहीं। क्लियर है ना? आइए फिर से लेकिन लिख लेते हैं हम लोग, जो कि थीटा में प्रैक्टिस किए थे उसी तरीके से। आ जाइए, मान लो ये बॉडी है, इनिशियल पोजीशन, बॉडी यहां चला गया, फाइनल पोजीशन, ठीक है। कोई बोले भाई इसकी डायरेक्शन किधर है, वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी का? आप बोलोगे देखो ये जो है ना ऐसा से ऐसा जा रहा है, मतलब किस सेंस में जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा है। तो मैं अपने राइट हैंड को लूंगा, फिंगर को एंटी क्लॉक डायरेक्शन में कर्ल करूंगा, थंब किधर आएगा? बाहर की ओर। क्लियर है ना?
तो इसका ओमेगा जो है, ओमेगा वो भी किधर होगा, सेम जिधर थीटा था। अब इसको के कैप बोल दो, और क्या बोल सकते हैं, बाहर की तरफ को क्या दिखाते हैं, डॉट। अभी अभी सीखे, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? सेम इसी तरीके से अगर मैं इसका उल्टा डायरेक्शन बनाऊं, मैं दिखाऊं कि बॉडी का इनिशियल पोजीशन ये है, बॉडी का फाइनल पोजीशन ये है, आपको समझ में आ गया, बॉडी ऐसा जा रहा है क्लॉकवाइज। अब अपने राइट हैंड को लेंगे, बोलेंगे मैं इसको क्लॉकवाइज, फिंगर को घुमाया, थंब अंदर जा रहा है, यानी इसका ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी माइनस के कैप है और क्रॉसवर्ड है, मतलब अंदर की तरफ है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब आइए ये एक्सियल, अच्छा ये एक्सियल वेक्टर समझ में आ रहा है। अब खुद सोचो, बॉडी इस रास्ते पे चला, इस बोर्ड में चल रहा है, प्लेन इसका बोर्ड है, ये पार्टिकल यहां था, यहां था, यहां था, यहां था, और वेलोसिटी की डायरेक्शन जो पूछा था आपने क्या बोला, ऐसा जा रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, पार्टिकल ऐसा जा रहा है, और आपसे बोला डायरेक्शन, तो आप बोले ट्वीन, आपकी डायरेक्शन कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा क्यों है? अब इसका साइंटिफिक रीजन से, पंखा कैसा चल रहा है हमारा, लो फैन ऐसा कैसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है ना जी, पर हवा ऐसा आ रहा है कि हवा ऐसा जा रहा है, ऐसा ऐसा हवा बह रहा है, हवा ऐसा ऐसा बह रहा है, हवा ऐसा बह रहा है। हाँ मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो पंखा चलने से जो वेलोसिटी मिला पार्टिकल को, एयर का पार्टिकल, उसको किधर मिला, नीचे की तरफ, उसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे की तरफ। पंखा को उल्टा घुमा तो किसी तरीके से हवा भी उल्टा लगने लगेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर फैन को आप उल्टी डायरेक्शन में घुमाओ तो इसका हवा नीचे से ऊपर जाने लगेगा। बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझे? होता है ना जैसा एरो अति में क्या बोलते हैं उसको, हेलीकॉप्टर वगैरह में। बात समझ पा रहे हैं? तो वहीं से ये चीजें आया है। एक्चुअल में हमें सोचने में थोड़ा अजीब सा लगता है, पर यही सही डायरेक्शन है। कोई चीज अगर ऐसा घूमेगा, आप अच्छा टेबल फैन का एग्जांपल दो ना, टेबल फैन को ऐसा ऐसा घुमा तो हवा ऐसा देगा कि हवा भी ऐसा ऐसा घूमेगा, या हवा सीधा जाएगा, हवा का पार्टिकल सीधा नहीं है, उसका डिस्प्लेसमेंट सीधा हुआ, उसका वेलोसिटी सीधा हुआ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? वहीं से ये कंसेप्ट आया है ना, ये सब क्या है, एक्सियल वेक्टर है। क्लियर है मेरी बातें? चलिए, तो यहां पर हम लोग दो चीजें सीख गए, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसमें ना कुछ एक दो खतरनाक सा यूनिट दिखता है, जैसे एक रेडियन पर सेकेंड है, पर एक दो खतरनाक यूनिट दिखता है। जैसे आप मोटर वगैरह खरीदेंगे, गाड़ी का इंजन खरीदेंगे, तो उसमें ना आरपीएम वगैरह लिखा रहता है, गोल गोल घूमता है व्हील, या मोटर घूमता है पर लिखा रहेगा 1600 आरपीएम, या फैन वगैरह का आरपीएम में लिखा रहेगा। तो एक वर्ड आएगा बार बार, वो आएगा आरपीएम। ठीक है, आरपीएम का फुल फॉर्म जानते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये लिखा हुआ लीनियर में अलग है, पर साइंटिफिक देखो तो ये लिखा हुआ है रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कई बार आपको लिखा हुआ ऐसा मिल सकता है आरपीएस, इसका क्या मतलब समझ पाए, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यानी इसका मतलब ये है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। क्लियर है? अच्छा, आपको यह भी पता है कि 1 रिवॉल्यूशन का मतलब एंगल में कितना, 2 पाई। कोई बॉडी एक रिवॉल्यूशन किया, इसका मतलब क्या हुआ, 2 पाई। अगर मैं आपको बोलूं कि बॉडी 2 आरपीएस से चल रहा है, कोई बॉडी 2 आरपीएस से चल रहा है, इसका क्या मतलब है, वो बॉडी 1 सेकेंड में कितना घूम रहा है, 2 चक्कर। मैं बोलूं वो सब मुझे नहीं पता, मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भाषा में बताओ, मुझे रेडियन की भाषा में बताओ, तो आप क्या बताओगे, 2 चक्कर मतलब कितना रेडियन, 4 पाई। तो ये क्या है, 4 पाई। तो क्या इसको हम ये नहीं बोल सकते 4 पाई रेडियन पर सेकेंड? मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये क्या है, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो आरपीएस एक एंगुलर वेलोसिटी को ही बताने का तरीका है, आरपीएस एक एंगुलर वेलोसिटी को ही बताने का तरीका है। बस आपको यह समझना है कि ये 2 पाई वर्ड नहीं यूज करके उसकी जगह क्या वर्ड यूज करता है, रिवॉल्यूशन। क्लियर है ना? तो कभी भी बताओ आरपीएस दिया रहेगा
तो उसको कैसे कन्वर्ट करोगे? मान लो आपको दिया हुआ है 1 आरपीएस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड में एक चक्कर मारा, एक रिवॉल्यूशन किया, मतलब कितना हुआ? 2 पाई। इसका मतलब हुआ 2 पाई। तो 1 की जगह हम हमेशा 2 पाई लेंगे और आरपीएस की जगह हो गया रेडियन पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ पाए? जैसे मान लो कभी लिखा हुआ है एक्स आरपीएस, आपका लिखा हुआ है एक्स आरपीएस, इसको बदल पाएंगे? क्या करेंगे? एक्स इंटू 2 पाई, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। जैसे मैंने आपसे पूछा था 2 आरपीएस, आंसर क्या हो गया था? 4 रेडियन पर सेकेंड हुआ था ना जी अभी। तो अब हमेशा ऐसा नहीं सोचेंगे ना कितना चक्कर कितना चक्कर, सिंपल करेंगे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बातें समझ पाए? क्लियर है ना? ओके। इसी तरीके से मानो आरपीएम है, तो आप बोलोगे भाई ये तो पहली बात ऐसा यूनिट में नहीं, मीटर मिनट में नहीं, जिसको पहले सेकेंड में बदलो। इसको सेकेंड में कैसे बदलेंगे? देखो रिवॉल्यूशन तो रिवॉल्यूशन है, मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई। तो जितना आरपीएम दिया हुआ है उसको अगर 60 से डिवाइड कर देंगे तब बनेगा ये आरपीएस। अब आरपीएस से आगे की कहानी समझ गए? समझ पा रहे हैं? अब अगर इसको मैं आगे बता दे रहा हूं। अब मान लो इसको अगर आप चाह रहे हो नहीं मुझे रेडियन पर सेकेंड में चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, रिवॉल्यूशन जो है देखो 2 बार ना आर रिवॉल्यूशन भी लिखा दिया, ये भी रिवॉल्यूशन आर ही डिफाइन करता है, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल 1/60 लिख देता हूं, 1/60 आरपीएस हो गया, ठीक है। अब आरपीएस को अगर आप चाहते हो कि रेडियन पर सेकेंड बदलना है तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2 पाई 60 करोगे तब ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। क्या क्लियर है? इन शॉर्ट अगर मुझे एक चीजें सिर्फ याद करना हो और मैं बोलूं कि एक्स आरपीएम है तो क्या करना पड़ेगा बताओ? मेरे माइंड में आ गया मिनट नीचे है या ऊपर? नीचे, पर मिनट है, तो मुझे समझ में आ गया पहली बात तो 60 से डिवाइड करेंगे, अब सेकेंड हुआ, अब आरपीएस हुआ, रिवॉल्यूशन को रेडियन के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्लियर ना? इतना हो गया रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। अब दूसरी बात समझिए, एक पॉइंट और समझिए, लास्ट पॉइंट। कुछ समय के बाद, 1-2 चैप्टर के बाद हम लोग उस चैप्टर में पहुंचेंगे जहां पर ओमेगा तो बार बार दिखेगा पर एंगुलर वेलोसिटी दिखेगा ही नहीं। इसके लिए एक नया वर्ड दिखेगा, उसका नाम होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। उसका नाम होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लाइट चैप्टर में ये आएगा, एसएचएम में आएगा, बहुत जगह आएगा। सिंपल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? सिंपल फ्रीक्वेंसी कोई पूछे तो सिंपल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज है ना 1 सेकेंड में कितना कंप्लीट करता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? 1 सेकेंड में कितना चक्कर पूरा करता है, कितना रेडियन पूरा होता है। बात समझ पा रहे हैं? और जो आप लिखते हो कि रेडियन पर सेकेंड, इसका भी मतलब क्या हुआ? 1 सेकेंड में कितना रेडियन होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए दिमाग में बैठा लीजिए, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का एक और नाम है। क्या नाम है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझ पा रहे हैं? आप चाहो ये सब नोट कर लीजिए, नीचे आराम से इसको अच्छे से लिख ही लेना कि एंगुलर वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सब कुछ सेम, फॉर्मूला सेम, सिंबल सेम है, एक ही, बस उसको बोलने का तरीका बदल जाता है एक ही, बस उसको बोलने का तरीका बदल जाता है। क्लियर है ना? लिख लिया, ये पॉइंट को मेंशन कर लीजिए। ओमेगा जो है या एंगुलर वेलोसिटी इज ऑल्सो नोन एज या ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कभी भी वर्ड से कंफ्यूज नहीं करेंगे, ओमेगा का दोनों नाम है, एंगुलर वेलोसिटी भी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी। क्लियर है ना? आ जाइए जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां तक पहुंच जाने के बाद जैसे लीनियर मोशन में, जैसे लीनियर मोशन में
इफ v इज कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट था तो बताओ अपने पास कितना फॉर्मूला है? एक। कितना फॉर्मूला है? एक। क्या फॉर्मूला है? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब अलग बात है, इससे आप जितना भी फॉर्मेट बनाना है बना लीजिए। कोई बोले s क्या है तो s इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। कोई बोले टाइम क्या है, आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। क्या मेरी बात समझ पा रहे? सेम इसी तरीके से एंगुलर मोशन में कभी ओमेगा कांस्टेंट हो जाए, क्या कांस्टेंट हो जाए? एंगुलर वेलोसिटी, या एक और नाम क्या है इसका? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक और क्या नाम है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर कभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाए तब भी सिर्फ एक फॉर्मूला बचेगा, क्या? ओमेगा इक्वल टू, बोलिए, ओमेगा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या मेरी बात समझ पा रहे? अब इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा को क्या बोलेंगे? ओमेगा टी। ये तो भर भर के यूज होगा, ये तो भर भर के यूज होगा। थीटा को ओमेगा टी लिखा करेंगे, थीटा को ओमेगा टी लिखा करेंगे। सेम इसी तरीके से अगर कभी टाइम का जरूरत पड़ा तो आप बोल सकते हो थीटा बाय ओमेगा, है ना। जब हम लोग इक्वेशन ऑफ वेव बनाएंगे, वेव मोशन पढ़ेंगे, तो ये सब भर भर के यही है। अगर सर्कुलर मोशन में ये एक चैप्टर में आपने काम नहीं किया तो पहला प्रॉब्लम रोटेशन सर के पूरे ऊपर से जाएगा, वेव मोशन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, एसएचएम हवा नहीं लगेगा, वेव ऑप्टिक्स बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। 4-5 चैप्टर आने वाले समय फिर आपको लगे जा ये क्या हो गया, शुरू में तो आसान आसान था, फिजिक्स यूनिट डायमेंशन में कितना आसान था, क्योंकि यूनिट डायमेंशन से पहले कुछ था ही नहीं। तो पहली बार आपको सिखाया गया ये लेंथ है तो आप सीख गए ये लेंथ है, तो वहां आसान लगा। पर अगली चीज सीखने के लिए पुरानी चीज को तो याद रखना पड़ेगा। अब सर्कुलर मोशन आप नहीं समझे, याद नहीं है, समझ भी गए याद नहीं है, आपने रिवीजन नहीं किया, तो पहला दिक्कत रोटेशन में आएगा। दूसरा दिक्कत इसका सेकेंड पार्ट 11th में जाओगे, वेव, एसएचएम, ये 2 चैप्टर में आएगा। 12 में आएंगे आपको कहां से दिक्कत चालू हो जाएगा? एसी चैप्टर से। समझ पा रहे हैं? एसी साइनोसोडियल वेव होता है, तो एसी चैप्टर आपको बिल्कुल हवा नहीं लगेगा। एसी चैप्टर के बाद जैसे वेव ऑप्टिक्स जाएंगे वहां पे भी समझने में दिक्कत होगा, और फिर जब मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे, डी ब्रोगली वेव लेंथ वगैरह बहुत सारे, वहां पे भी वेव लेंथ का आएगा प्रॉब्लम। फिर मॉडर्न फिजिक्स भी आधा सर के ऊपर से जाएगा। बातें समझ पा रहे हैं? इसीलिए ये सब छोटी छोटी चीजें आपको समझाया जा रहा है, पर इसको बार बार समझाना मुश्किल है। ये हम लोग दूसरी बार सीख रहे हैं, है ना। एक बार बेसिक मैथ के समय, एक बार फिर से सीख रहे हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कीजिए, बस आपकी चीजें अंडरस्टैंडिंग समझ पाए या नहीं पाए। ठीक है, लिख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन, अगली क्लास हम लोग एक्सेलरेशन शुरू करेंगे। लिख लीजिए, अ पार्टिकल कंप्लीट 5 रिवॉल्यूशन, a particle complete 5 revolution in 30 second with constant velocity, then find angular velocity। डायरेक्शन के साथ बताएंगे, आई कैप, जे कैप, ऐसा भाषा में, या जैसा भी आपको सोचना है, इनवर्ड आउटवर्ड जैसा भी। चलिए अपना आंसर कितना आ गया जी? π/3, है ना। अपना आंसर क्या आ गया? π/3। साफ साफ बोल रहा है कि ओमेगा हमारा कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ओमेगा का सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा θ/t, और थीटा वो बोल रहा है कि वो किया है 5 रिवॉल्यूशन, 5 रिवॉल्यूशन, तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई, तो 5 रिवॉल्यूशन 5 इंटू 2 पाई, और टाइम कितना? 30 सेकेंड ना, तो 30 सेकेंड, ये 6, ये 3, तो हो गया π/3, इतना रेडियन पर सेकेंड। अब देखिए, अगर हमें डायरेक्शन देना हो, अगर मुझे डायरेक्शन देना हो तो उसे क्वेश्चन में ये जरूर बताना पड़ेगा
कि जो घूमा है वो किस सेंस में घूमा है, क्लॉकवाइज घूमा है या एंटी क्लॉकवाइज घूमा है। अदरवाइज हमें अपने मन से कुछ मानेंगे तो डायरेक्शन बदल जाएगा। अगर मान लो हम मानते हैं ये 5 रिवॉल्यूशन कुछ एंटी क्लॉकवाइज किया है तो अपना बाहर की तरफ होगा आउटवर्ड प्लस के, मानेंगे क्लॉकवाइज किया है तो अंदर की तरफ। क्लियर है ना मेरी बातें? ठीक है, चलिए अगली क्लास हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे।